Good morning, students. Today we are going to discuss about decline of the Mughal Empire and the consolidation of British power in India. The Mughal Empire was established by Babur and in 1526 it gained stability, earned fame and became powerful by the efforts of Akbar. Began to disintegrate after the death of Emperor Aurangzeb. क्या हुआ, जो मुग़ल एम्पायर था वो बाबर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1526 में. इट गेन स्टेबिलिटी, अर्न फेम एंड बिकेम पावरफुल बाय द एफर्ट्स ऑफ अकबर. जैसे हम जानते हैं कि अकबर जो था वो बहुत अच्छा और एफर्टफुल रूलर था. उसने बहुत सारे एफर्ट्स डाले मुग़ल एम्पायर को खड़ा करने के लिए. बिगैन टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगज़ेब. और ये जो है मुग़ल एम्पायर जो है डिक्लिनेशन की तरफ आने लगा जब एम्परर औरंगज़ेब की डेथ हो गई. द सक्सेसर्स वर एट वॉर टू एक्वायर द थ्रोन ऑफ द मुग़ल एम्पायर. जो सक्सेसर्स थे, जो इनके बच्चों के बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, उनको थ्रोन लेना था और उनमें ही ये जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, वॉर होने लगी कि कौन थ्रोन लेगा. द क्लेमेंट्स of throne took help from the chieftains of the empire. Consequently, Mughal emperors had to concede to the demands of chieftains and amir. The later Mughal emperors were simply puppet rulers in their hands. They could not check the decline of the empire. और जो chieftains और amirs जो थे, जो मुग़ल एम्परर्स के जो डिसेंडेंट्स थे, उनको उनकी बात माननी पड़ी. इसकी वजह से वो अपने ध्यान नहीं दे पाए अपने किंगडम पे. इस तरह से जो उनका जो एम्पायर है वो डिक्लाइन होने लगा. उनका एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होने लगा. फिर ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द मुग़ल एम्पायर, सेवरल स्टेट्स लाइक बंगाल, Hyderabad, Awadh, Punjab, Bharatpur, the region from Pune to Gwalior, headed by the Marathas, Mysore and Karnataka became fully independent. इस तरह से जो उनके कब्ज़े में थे, जो मुगल्स के कब्ज़े में जो स्टेट्स थे, और जब इनका डिक्लिनेशन होने लगा तो ये सारे जो स्टेट्स थे वो क्या होने लगे, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए गए. These states greatly contributed to the fall of the Mughal Empire. Attacks from the ruler like Nadir Shah of Iran and Afghan rulers Ahmad Shah Abdali sounded the death knell for the Mughal Empire. The British took full advantage of this political chaos and crisis. इस तरह से जब मुग़ल एम्पायर, जो मुग़ल एम्परर्स थे, वो आपस में जो मराठास, मैसूर, कर्नाटक के जितने भी जो एम्परर्स थे वो सब क्या करने लगे, आपस में ही लड़ने लगे. तो जिसका फ़ायदा किसने उठाया, ब्रिटिशर्स ने उठाया. और इसी तरह से जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो पहले भी कमज़ोर था. तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस चीज़ को, अवसर को उन्होंने बहुत बहुमूल्य जाना और उन्होंने क्या किया, इस पॉलिटिक्स की वजह से जो है उन्होंने जो है मुगल्स को भी नीचे कर दिया और जो उनके साथ जो उनके ऑपोजिट में थे उनको भी नीचे कर दिया. इस तरह से पूरे कंट्री में क्या हो गया, chaos and crisis होने लगे. East India companies trade with India and business rivalry. The East India companies started trading in India but failed to establish business. और यहाँ पर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ट्रेड करना स्टार्ट किया इंडिया के साथ, बट फेल टू एस्टैब्लिश बिजनेस सेंटर और कॉलोनी इन इंडिया. पर उनका जो था वो क्या कर रहे थे, जो बिज़नेस जो इस्टेब्लिश करना था उनको कॉलोनीज़ में, वो नहीं हो पा रहा था. जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू द कंपनी टू ओपन बिजनेस सेंटर्स एट सूरत. उसके बाद फिर जहांगीर ने उनको परमिशन दी कि वो बिज़नेस सेंटर्स जो हैं वो सूरत में खोलें 1613 में. Sir Thomas Roe was sent as envoy
of King James I to India to beat Mughal emperor for trading purposes. Sir Thomas Roe spent his time in Mughal court between 1615 to 1690. He got approval from Jahangir to establish business centers in different parts of the Mughal Empire, and soon British East India Company opens its business centers at Surat, Agra, Ahmedabad and Bharuch. When Emperor Charles II of England was married to Prince Catherine of Portugal in 1668, the British got Mumbai in dowry. Mumbai came under East India Company for just £10 annual rent. Mumbai was made headquarter of Western Coastal Business Centers in 1687 in place of Surat. On the eastern coastal areas also, the company established business centers at Machilipatnam, Madras, Chennai, Bengal, Harihapur, Balasore, Hooghly, Patna, Kasim Bazar. यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इट वॉज फॉर्म्ड अंडर कार्टर इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। फिर जहांगीर ने उनको परमिशन दी कि वो बिजनेस कर सके सूरत में। उसके बाद सर थॉमस रो जो है वो मुग़ल कोर्ट में रहे 1615 टू 1619, और फिर उन्होंने फिर से जहांगीर से अप्रूवल लिया कि अब वो डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पे मुग़ल एम्पायर राज कर रहा वहाँ पर भी वो अपने बिजनेस सेंटर्स खोलें। और इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बिज़नेस करने लगी, और उन्होंने अपने सेंटर्स सूरत में, आगरा में, अहमदाबाद में, भरूच जैसी जगहों पर इन्होंने खोल लिए। और उसके बाद जब चार्ल्स सेकंड जो कि इंग्लैंड के थे, उनकी शादी प्रिंसेस कैथरीन से हुई जो पोर्चुगल की थी इन 1668, द ब्रिटिश गॉट मुंबई इन डाउरी। सो कहते हैं जो ब्रिटिशर्स थे उनको मुंबई दहेज में मिल गई। मुंबई केम अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर जस्ट £10 एनुअल रेंट। मुंबई वॉज मेड हेड क्वार्टर ऑफ वेस्टर्न कोस्टल बिजनेस। सो इस तरह से मुंबई को हेड क्वार्टर बना दिया गया वेस्टर्न कोस्टल बिजनेस सेंटर्स के लिए। ऑन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑल्सो द कंपनी इस्टेब्लिश बिजनेस सेंटर्स एट मछलीपट्टनम, और इस तरह से कई जगहों पे इन्होंने अपने सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। मछलीपट्टनम, मद्रास, बंगाल, हरियापुर, बालासोर, हुगली, पटना एंड कासिम बाजार। इसके बाद द कंपनी मेड डिजायर्ड बेनिफिट्स इन ट्रेडिंग इन द एरियाज लाइंग बिटवीन ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल एरियाज। द कंपनी बिल्ड पोर्ट्स इन मुंबई एंड कैलकाटा एंड मेड एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे। उसके बाद इन्होंने मुंबई में और कैलकाटा में इन्होंने क्या करा, फोर्ट्स भी बनाए। और 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग फैसिलिटीज फ्रॉम मुगल एम्परर फारूक सियार। जॉन सरमन एंड विलियम हैमिल्टन पेड अ कर्टसी विजिट टू द एम्परर। द एम्परर वॉज सीरियसली इल। जो वहाँ फारूक सियार था वो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी। सो एम्परर जो था वो फिर से ठीक हो गया, क्योंकि विलियम हैमिल्टन ने उसको जो एडवाइस दी थी उसने उस एडवाइस को माना। सो इससे खुश होकर उसने क्या किया, उसने 3 लॉज पास करी, और जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बहुत सारे फैसिलिटीज़ उन्होंने दिया, और ये भी कहा कि वो बंगाल में विदाउट टैक्स पे करेगी। अपना एनुअल पेमेंट जो 3000 था उसको वो हासिल कर सकती थी, और टैक्स भी उसको नहीं पे करना पड़ेगा। द कंपनी वॉज परमिटेड टू हायर एरियाज नियर कैलकाटा। द कंपनीज ड्यूज were waived off in Hyderabad province. The coin minted by the company in Mumbai were in circulation in the entire Mughal Empire. So इस तरह से जो भी उन्होंने जो कॉइन मिंट करे थे, जो कॉइन बनाए थे, सो वो सब जो थे मुग़ल एम्पायर में सर्कुलेट हो गए, वहाँ पर भी वो चलने लगे। Thus the company's business and supremacy increased by leaps and bounds in India. So इस तरह से ब्रिटिशर्स अपना राज्य जो थे, अपना राज स्टैब्लिश करने लगे इंडिया में। अब आएगा एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड कार्नेटिक वॉर्स। एंग्लो फ्रेंच ट्रेडिंग राइवलरी सून टर्न्ड इनटू वॉर, और इस तरह से जो एंग्लो फ्रेंच ट्रेडिंग राइवलरीज थी
मतलब जो इनका ट्रेडिंग बिजनेस की वजह से जो इनमें दुश्मनी बढ़ गई थी वो अब किस में बदल गई, अब वो वॉर में बदल गई. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द रिसोर्सेज एंड पावर्स of both before studying the wars that ensued between the two. British East India Company was a private organization where French company was under the control of the French government. और उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, पर फ्रेंच कंपनी जो थी, जो अभी भी रूल कर रही थी, वो क्या है, तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी उसको चलाती थी फ्रेंच कंपनी को. ईस्ट वो एक भी फैसला जो है, एक भी वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते थे अपने आप से, उनको सारी चीज़ें अपने गवर्नमेंट से पूछनी पड़ती थी. French company had to seek permission for all the matters from the French government. The officers and the employees of the British company work hard with devotion, but this was not the case with French company. The British East India Company's dominance over the area was also wide. French company had only an important trading centers in Pondicherry, और फ्रेंच कंपनी का बस कुछ ही जगह रह गया था जहाँ पे उनका बिजनेस शुरू था, वो था पौंडीचेरी, वेयर ब्रिटिश कंपनी हैड सेवरल इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स. और उसके ऑपोजिट में जो ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बहुत सारे जगहों पे क्या हो गए थे, ट्रेडिंग सेंटर्स हो गए थे. Under these conditions, British East India Company and the French company were busy in expanding both the influence. So इस तरह से वो दोनों जो थे अपना अपना वर्चस्व जो था वो स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, अपनी अपनी पास को वो स्टैब्लिश करना चाह रहे थे. Both mainly concentrated on Western and the Eastern India. Both had similar ends and consequently their rivalry finally ended in war. So इस तरह से जो उनकी जो दुश्मनी थी वो एक जंग के रूप में ख़त्म हुई. The Carnatic War and their result. British East India Company and French Company were making efforts to gain benefits and expand their political influence. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फ्रेंच कंपनी थी, ये निरंतर प्रयास कर रहे थे कि इनको पॉलिटिक्स से इनको बहुत सारा बेनिफिट मिले, इंडिया की पॉलिटिक्स के साथ इनको बहुत सारी बेनिफिट्स मिले. वो ट्राई टू सरपास ईच अदर बाय परचेजिंग इंडियन गुड्स एट द लोएस्ट प्राइस. और इसमें पिस कौन रहा था, जो आम जनता थी, जो आम लेबर थे, वो इसमें पिस रहे थे, क्योंकि जो वो गुड्स बना रहे थे उनको फोर्सफुली ये कहा जाता था कि ये गुड्स जो आप बना रहे हो इनको जो है आपको बहुत कम दाम में बेचना पड़ेगा, इसके आधे दाम में आपको बेचना पड़ेगा. सो इस तरह से उनको इसमें बहुत फ़ायदा हुआ, पर नुकसान किसका हुआ, जो इंडियन पीजेंट्स थे, जो इंडियन वर्कर्स थे, उनको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. सो इस तरह से इन्होंने पॉलिटिकल पावर के ज़रिए जो है पूरा कंट्रोल कर लिया मार्केट पे. तो जो हेडक्वार्टर था फ्रेंच कंपनी का पौंडीचेरी में साउथ ईस्ट कोस्ट में, वाइल ब्रिटिश कंपनी मेन सेंटर वॉज फोर्ट सेंट जॉर्ज. और यहाँ पे जो ब्रिटिश कंपनी का जो मेन सेंटर था वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज, विच वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम पौंडीचेरी, जो पौंडीचेरी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था. बोथ कंपनीज वर एम्बिशियस एंड कॉन्स्टेंट स्कर्मिश took place to throw each other out of India. और दोनों लगे थे कि फ्रेंच को मौका मिले तो वो ब्रिटिशर्स को फेंक दे इंडिया से बाहर, और ब्रिटिशर्स को मौका मिले तो वो इनको यहाँ से निकाल दे. सो 3 wars known as Carnatic Wars in Indian history were fought between the two companies. So जो 3 wars हुई थी ये कौन सी कंपनीज के बीच में हुई थी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच कंपनी. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर्स in 1746 to 1748.